इसके अंतर्गत काफी प्रतियोगिताएं आयोजित की गई तथा हमारे एनएसएस स्टेट कोऑर्डिनेटर डॉक्टर बने सिंह जी की उपस्थिति में जन जागरण नो मास्क नो एंट्री रैली निकाली गई। इसी कड़ी में आज इस पखवाड़े का समापन किया जा रहा है। 17 अक्टूबर को एक दिवसीय वेबिनार के द्वारा किया जा रहा है, तो हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं। हमारे प्राचार्य जी अभी जुड़ने वाले हैं। आपसे अनुरोध है कि अपने जो मोबाइल्स हैं उनको साइलेंट कर दीजिएगा और जो भी विद्यार्थी जुड़ रहे हैं वो अपने माइक को प्लीज म्यूट कर दीजिएगा ताकि अतिथियों को अच्छे से ध्यान से सुना जाए, सुना जाए। सभी अपने मोबाइल्स को प्लीज साइलेंट कर दीजिएगा और माइक जो जुड़ा हुआ है इससे ऐप से उसको भी म्यूट कर दीजिएगा। यस सर। सौरभ जी। यस सर। यस सर। भरत मीणा जी जुड़ गए हैं, हम उनका बिल्कुल बिल्कुल। यस सर। डॉक्टर गंगा साई जी मीणा हमारे हिंदी के प्रोफेसर हैं जो कि जेएनयू में कार्यरत है अभी सहआचार्य के पद पर। डॉक्टर भरत लाल जी मीणा जो कि गवर्नमेंट कॉलेज अलवर से हैं, सहआचार्य हैं, राजनीतिक विज्ञान के वो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। और अभी हमारे प्राचार्य जी इनसे जुड़ने वाले हैं, तो उस समय उनकी अध्यक्षता हम इसमें शुरुआत करते हैं। तो हमारे उपप्राचार्य जी केसी पंचोली जी जुड़े हुए हैं, उनकी अध्यक्षता में हम इसकी शुरुआत कर दी जाए तो ज़्यादा ठीक रहेगा। यस सर। हम 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिवस से हमने नो मास्क नो एंट्री जन जागरण पखवाड़ा का शुभारंभ किया था और हाँ सर स्टार्ट हो इस गया। पखवाड़े में हमने काफी प्रतियोगिताएं रखी और एक रैली का भी आयोजन किया गया जो कि हमारे स्टेट कोऑर्डिनेटर डॉक्टर बने सिंह जी की उपस्थिति में निकाली गई थी। इसी कड़ी में मैं आज 17 अक्टूबर को इस पखवाड़े का समापन एक दिवसीय वेबिनार के द्वारा किया जा रहा है, जिसका विषय जो पहले ही सबको अवगत करा दिया गया है, फिर भी 21वीं सदी का युवा एवं महात्मा गांधी रखा गया है, जिसमें मुख्य अतिथि डॉक्टर गंगा साई जी हिंदी विभाग के सहआचार्य हैं और जेएनयू दिल्ली से हैं। विशिष्ट अतिथि डॉक्टर भरतलाल जी मीणा सहआचार्य गवर्नमेंट कॉलेज अलवर से हैं तथा माला वर्मा राजकीय महाविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर पयोज जोशी जो कि राजनीति विज्ञान भिलवाड़ा से हैं। तो मैं अतिथि के रूप में आपका आग्रह हम स्वीकार करते हैं। इस वेबिनार में सर्वप्रथम राष्ट्रीय सेवा योजना के अधिकारियों द्वारा माला वर्मा राजकीय महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर एस.जे. आगाल जी का अध्यक्ष के रूप में स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं तथा हमारे उपप्राचार्य डॉक्टर केसी पंचोली जी का हम स्वागत और अभिनंदन करते हैं ताकि उनकी अध्यक्षता में इस एक दिवसीय वेबिनार की शुरुआत की जाए। डॉक्टर पंचोली सर, हमारे अतिथियों का आप स्वागत और अभिनंदन कीजिए। डॉक्टर माइक अनम्यूट नहीं हुआ है उनका, माइक अनम्यूट कराओ सर। आपका सर अब आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल आवाज। यस सर। मैं इस वेबिनार में माणिकलाल वर्मा राजकीय महाविद्यालय भिलवाड़ा की ओर से और माणिकलाल वर्मा राजकीय महाविद्यालय भिलवाड़ा की एनएसएस इकाई की तरफ से, चारों इकाइयों की तरफ से आप सभी महानुभावों का स्वागत करता हूं
और ये जो जन जागरण पखवाड़ा हमने महात्मा गांधी की जन्म तिथि 2 अक्टूबर से प्रारंभ किया था, बहुत अच्छे भव्य आयोजन के द्वारा बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा था उस दिन। और उसी कड़ी में मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि अपने जिला प्रशासन की तरफ से भी ये कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और उसमें अपन लोग एक ऑनलाइन क्विज का आयोजन कर रहे हैं। ये जो एक्चुअली जो मंथ है पूरा वो उसके रूप में मनाया जाएगा। तो पिछले सोमवार को अपन ने क्विज डाला था ऑनलाइन, उसमें 1532 एंट्रीज आई है, आप देखिएगा। और वापस इस सोमवार को फिर दोबारा डाला है, उसमें भी मेरे हिसाब से 1000 के आसपास की एंट्रीज आई है। और फिर अगले सोमवार को फिर हम उसको चेंज करेंगे, तो 3-4 अपनी वेबिनार्स हो जाएंगी। और आप लोग जो एक्टिविटीज कर रहे हो वो सारी एक तरीके से ये जो जन जागरण है अपना नो मास्क नो एंट्री वाला जो कार्यक्रम है और कोरोना के प्रति जो जागरूकता आमजन में होने के लिए उसको जगाने के लिए बहुत अच्छा कार्यक्रम है। मैं आप सब लोगों को बधाई देता हूं और आप सब लोगों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद सर। अब मैं राष्ट्रीय सेवा योजना जो इकाई है वह युवाओं में समाज सेवा को किस प्रकार से उनमें जगाया जाए, समाज सेवा की भावना के प्रति हमेशा तटस्थ रही है। राष्ट्रीय सेवा योजना की प्रभारी डॉक्टर कांता मीना जी से मैं अनुरोध करूंगा कि वह हमारे अतिथियों का स्वागत व अभिनंदन करें। धन्यवाद सर। 21वीं सदी का युवा एवं महात्मा गांधी विषय पर आयोजित एक दिवसीय वेबिनार के मुख्य अतिथि डॉक्टर गंगा सहाय मीणा, सह आचार्य जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली का मैं राष्ट्रीय सेवा योजना की ओर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ सर। आज के वेबिनार के विशिष्ट अतिथियों डॉक्टर भरतलाल मीणा, सहायक आचार्य राजकीय कला महाविद्यालय अलवर, डॉक्टर पयोज जोशी, सह आचार्य माणिक्यलाल वर्मा, राजकीय महाविद्यालय भीलवाड़ा का भी मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। वेबिनार के अध्यक्ष एवं हमारे विद्वान प्राचार्य प्रोफेसर S.G. अगाल का उपाचार्य डॉक्टर K.C. पंचोली, प्रोफेसर V.M. सोमाणी, प्रोफेसर मुनीषा उदावर एवं राष्ट्रीय सेवा योजना के जिला समन्वयक डॉक्टर G.C. भारती का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। साथ ही आज के वेबिनार में उपस्थित समय हमारे जो संकाय सदस्य हैं उनका भी स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। श्रीमान सामान्य जन में कोविड-19 से उत्पन्न इस महामारी के प्रति जागरूकता लाने हेतु माननीय मुख्यमंत्री जी श्री अशोक गहलोत के निर्देशानुसार गांधी जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर से 17 अक्टूबर 2020 तक गांधी पखवाड़े का आयोजन नो मास्क नो एंट्री थीम पर किया गया था। इसी कड़ी में 10 अक्टूबर 2020 को राष्ट्रीय सेवा योजना के राज्य समन्वयक माननीय डॉक्टर गणेश सिंह के आतिथ्य में NSS, NCC, रोवर स्काउट रेंजर के संयुक्त तत्वाधान में रैली निकाली गई। स्पीकर विमोचन, मास्क का वितरण एवं जन जागरण अभियान चलाया गया। इस पखवाड़े में गांधी दर्शन विषय पर चित्रकला प्रतियोगिता एवं विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। आज के वेबिनार में पुनः मैं आप सभी अतिथियों का स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड के स्लोगन के साथ। धन्यवाद। हाँ जी सौरभ सर। थैंक यू मैडम, थैंक यू सो मच। अब मैं किसी भी वेबिनार या सेमिनार को प्रभावी बनाने के लिए अतिथियों का परिचय जरूरी होता है। अतः इस वेबिनार की शुरुआत मैं मुख्य अतिथि के परिचय द्वारा करते हैं। इसके लिए मैं हमारे NSS डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर डॉक्टर ज्ञानचंद जी भारती जी से अनुरोध करूंगा कि वह मुख्य अतिथि का परिचय दें और उद्बोधन के लिए उन्हें आमंत्रित करें। डॉक्टर G.C. भारती जी। धन्यवाद डॉक्टर सौरभ सिंह जी।
प्रभारी राष्ट्रीय सेवा योजना भीलवाड़ा, मैं इस बात से बड़ा अभिभूत हूं और गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि माणिक्यलाल वर्मा राजकीय महाविद्यालय भीलवाड़ा की जो राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई है, इन्होंने इतने अच्छे वेबिनार का आयोजन किया है और साथ ही इस वेबिनार के मुख्य अतिथि के रूप में जिस विभूति को बुलाया गया है उसका परिचय और उनके बारे में कुछ कहना मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं, बड़ा अच्छा लग रहा है। मैं आप सबके सामने इनके बारे में थोड़ा सा परिचय रखता हूं। प्रोफेसर गंगा साई मीना सवाई माधोपुर से हैं और वर्तमान में सह आचार्य सेंटर ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस JNU या भारतीय भाषा केंद्र जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय दिल्ली में इस समय सह आचार्य के पद पर कार्यरत है। डॉक्टर मीना ने अपने इस जो जर्नी है, इस जर्नी की शुरुआत भी इसी सेंटर से, सेंटर ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस JNU से रिसर्च स्कॉलर के रूप में की थी। तत्पश्चात आप शिवाजी कॉलेज देहरी यूनिवर्सिटी में लेक्चर रहे 1 साल के लिए है और उसके बाद में फिर हिंदी डिपार्टमेंट पांडिचेरी यूनिवर्सिटी, पांडिचेरी में आप जून 16 से लेकर मार्च 2007 तक, जून 2006 से लेकर के मार्च 2007 तक आप वहां पर लेक्चर रहे। इसके बाद आप इसी केंद्र में वर्तमान में जहां पर आप हैं सेंटर ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस में असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्त हुए। 2 अप्रैल 2007 से लेकर के और 2015 तक आप असिस्टेंट प्रोफेसर रहे। 2015 में आप यहाँ पर एसोसिएट प्रोफेसर बने और तब से लेकर वर्तमान काल तक आप वहां पर कार्यरत हैं। डॉक्टर मीना का जो कंट्रीब्यूशन है और साथ ही इनकी जो विद्वता है वो इनके द्वारा किए गए कार्य और कर्तव्यों से स्वाभाविक रूप से परिलक्षित होती है। आप फाउंडर एडिटर हैं आदिवासी साहित्य के, एक जर्नल है जो 2014 से लेकर 17 तक वो फाउंडर एडिटर रहे इसके। आप एसोसिएट एडिटर हैं और पीयर रिव्यू कमेटी के मेंबर हैं हॉरिजन के। ये बाई एनुअल जर्नल है जो पांडिचेरी यूनिवर्सिटी द्वारा निकाला जाता है। आप मेंबर हैं एडवाइजरी बोर्ड के गोल्डन रिसर्च थॉट्स के। आप सदस्य एडिटर हैं बोर्ड के। मूक आवाज पांडिचेरी यूनिवर्सिटी के द्वारा जो निकाला जाता है मैगजीन, उनके द्वारा आप सब लोग जॉइंट सेक्रेटरी हैं ऑल इंडिया ट्राइबल राइटर्स फोरम के। तो ये पहला फोरम है जो इंडियन ट्राइबल राइटर्स के का है और साथ ही आप अनेक पुस्तकों के और आर्टिकल्स के निष्णांत लेखक रहे हैं जिस पर बहुत अधिक मात्रा में रिव्यूज मिले हैं। और आपकी जो किताब है आदिवासी साहित्य विमर्श अनामिका पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित हुई, उसके बाद में आपके 2 आर्टिकल थे आदिवासी चिंतन की भूमिका, आदिवासी और हिंदी उपन्यास, अस्मिता और अस्तित्व का संघर्ष। इस पर पहले आपके आर्टिकल थे, बाद में बुक्स ग्रुप में कहते पब्लिश हुई अन्याय प्रकाशन नई दिल्ली के द्वारा। तो इस प्रकार से आपने एक जो 2007 से लेकर के 2020 का जो समयावधि है वो अनेक जगह पर आप कार्यरत रहे और साथ ही अनेक जर्नल्स, बुक्स, आर्टिकल्स आप लेखन का काम करते रहे और इसी के कारण से आपको दो तो इस प्रकार से मैं डॉक्टर गंगा साई मीना की जो उपलब्धियां हैं और चलो माफी चाहूंगा, बीच में कोई कॉल आ गया था तो मुझे काटना पड़ा। तो डॉक्टर गंगा साई मीना का
जो आदिवासी लेखन, क्योंकि इनका जो स्पेशलाइजेशन है वो हिंदी दलित साहित्य और आदिवासी साहित्य पर है। आपने आदिवासी साहित्य पर अनेक किताबें लिखी है, आर्टिकल्स लिखे हैं और विभिन्न प्रकार के फोरम और विभिन्न प्रकार के उसके द्वारा संगठनों के माध्यम से आपने आदिवासी चेतना और दलित साहित्य पर बहुत अधिक काम किया है। और हम इस बात को बड़ा मैं कह रहा हूँ, शुरुआत में मैंने कही थी बात कि हम बड़े गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि आप जैसे विद्वान लोग हमारे साथ आज जुड़े हैं। और मैं माणिकलाल वर्मा राजकीय महाविद्यालय की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के चारों जो पदाधिकारी हैं उनको भी धन्यवाद देना चाहूंगा। और ये बात आज रखना चाहूंगा कि इनकी जो प्रयासों की जो सार्थकता है वो ये है कि डॉक्टर गंगा साहब मीणा का जुड़ना, डॉक्टर भरतलाल मीणा का जुड़ना, डॉक्टर बेहद जोशी का जुड़ना और जो महाविद्यालय के पदाधिकारी हैं, जो प्राचार्य है, उपाचार्य है, उनका जुड़ना और साथ में अन्य विद्यार्थियों का जुड़ना। और जिस प्रकार से राज्य समन्वयक डॉक्टर बन्ने सिंह जी का आगमन होना, नो मास्क नो एंट्री का कार्यक्रम का आयोजन होना और उसको हमारे जो विभाग के मुखिया जो कमिश्नर है, आयुक्त कॉलेज शिक्षा द्वारा उसको कहते हैं कि फेसबुक पर टैग करना, उसका प्रचार प्रसार करना और हमें राज्य स्तर पर इस प्रकार सम्मानित करना कि भीलवाड़ा इकाई जो है वो बहुत अच्छी तरीके से नो मास्क नो एंट्री का कार्यक्रम भी नहीं कर रही है, बल्कि अन्य जो है चेतना के कार्यक्रम वो चला रही है। आज 2 अक्टूबर 2020 से जो पखवाड़ा शुरू हुआ था उसका समापन है और इस समापन में भारतीय युवा 21वीं सदी का भारतीय युवा और महात्मा गांधी, इस विचार पर हमारे साथ में जो वक्ता जुड़े हैं, मैं सबसे पहले जो हमारे मुख्य वक्ता है डॉक्टर गंगा साहब मीणा, एसोसिएट प्रोफेसर सेंटर ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस JNU को का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं और उनसे आग्रह करता हूं कि 21वीं सदी का युवा, भारतीय युवा और महात्मा गांधी पर अपने विचार रखें और हमें लाभान्वित करें। डॉक्टर गंगा साहब मीणा, आपका स्वागत है। बहुत धन्यवाद ज्ञानचंद जी, धन्यवाद माणिकलाल वर्मा महाविद्यालय मुझे इस कार्यक्रम में शामिल करने के लिए। मैं माफी चाहूंगा कि मैं प्रशासन माइक थोड़ा पास में लाइए तो प्लीज। अच्छा, आवाज कुछ कम आ रही है? अब सही है? हाँ, आवाज थोड़ी कम आ रही है प्लीज। अब ठीक है? अब थोड़ा ऑडिबल हुआ है। नमस्कार आप सभी को, प्राचार्य जी, उप प्राचार्य जी, मेरे मित्र कमोद जी, कांता जी, सुमन पलासिया जी, भरत जी, पयोद जोशी जी और माफ कीजिए बाकी मैं सभी का नाम नहीं ले पा रहा हूँ, लेकिन मुझे अच्छा लग रहा है आपके साथ जुड़ करके। और बहुत लंबा चौड़ा परिचय दे दिया गया, वो उपयोगी नहीं है, लेकिन उससे ये है कि ये आपको ज्ञात हुआ कि मेरा मुख्य विषय आदिवासी साहित्य पर काम करना है। लेकिन आज मुझे गांधी जी के बारे में बोलने के लिए कहा गया है, तो मैं आपके साथ में अपने विचार साझा करना चाहूंगा। गांधी जी एक ऐसी शख्सियत है जिनके बारे में मैं देख रहा हूँ कि पिछले 2-3 दशकों में, खास तौर पर जो मेरी चेतना के 2-3 दशक हैं, मेरे जीवन के 2-3 दशक हैं, उनमें देख रहा हूँ कि गांधी जी को हमारी पीढ़ी के लोग या 21वीं सदी के लोग आउटडेटेड, पुराना या अनुपयोगी मानने लगे हैं। म्यूट करो उसको। आप में से किसी की माइक से आवाज आ रही है बार बार में, अगर आप म्यूट कर देंगे तो सभी आराम से बात कर सकेंगे, सुन सकेंगे। मोबाइल को भी साइलेंट कर दीजिएगा और माइक को भी म्यूट कर दीजिएगा। ये तो मैं देखता हूं कि अगर आप युवाओं से बात करें, जिनको हम 21वीं सदी के युवा कह रहे हैं, तो वो गांधी जी को ये मानते हैं कि भाई अब गांधी जी का वक्त चला गया और
अंग्रेजों से लड़ने की बात अलग थी, अब भारत बहुत आगे बढ़ गया है। गांधी जी शायद अब आउटडेटेड हो चुके हैं या पुराने हो चुके हैं या अनुपयोगी हो चुके हैं और हमें अब आगे बढ़ना है, एक मॉडर्न इंडिया बनाना है, दुनिया से टक्कर लेनी है, दुनिया की बराबरी करनी है। ये युवा इस तरह की बात करते हुए आपको मिल जाएंगे। कुछ लोग भाषण के तौर पर जरूर आपको गांधी जी की तारीफ करते हुए मिलेंगे कि हाँ, गांधी जी से हम ये सीख सकते हैं, सत्य बोलना सीख सकते हैं, अहिंसा सीख सकते हैं, असहयोग सीख सकते हैं, सद्भाव सीख सकते हैं। लेकिन वो भाषण की बातें ज्यादा है। भाषण की बजाय मेरे ख्याल से अगर वास्तविक जीवन को हम देखें और 21वीं सदी के युवाओं को देखें तो एक मिलीजुली तस्वीर सामने आती है। वो तस्वीर जिसमें निश्चित तौर पर गांधी जी की बहुत सारी बातें हमको लगेगा कि ये बीते जमाने की बातें हैं, लेकिन कोई भी बड़ा विचारक, बड़ा समाज सुधारक तभी बड़ा होता है, बड़ा लेखक, जब उसके चिंतन में, उसके लेखन में, उसके जीवन में, उसके काम में कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो हमेशा प्रासंगिक होते हैं। वे कभी आउटडेटेड नहीं हो सकते, वे कभी अनुपयोगी नहीं हो सकते। ऐसे तत्व गांधी जी के जीवन में और चिंतन में, गांधी जी के दर्शन में कई हैं जो आज भी उतने ही प्रासंगिक है। और खास तौर पर अगर युवाओं की दृष्टि से हम देखें, 21वीं सदी के युवाओं की दृष्टि से, क्योंकि गांधी जी को तो ये कहा जाता है कि गांधी जी युवाओं को सामाजिक बदलाव का माध्यम मानते थे, यानी युवाओं के माध्यम से समाज में बदलाव करना सबसे आसान है। और आप जानते हैं पुरानी पीढ़ी को बदलना बहुत मुश्किल है। एक युवाओं से आप उम्मीद कर सकते हैं कि हाँ, चीजें बदली जा सकती हैं। तो गांधी जी का बड़ा फोकस था कि युवाओं से बात की जाए, युवाओं के माध्यम से सामाजिक बदलाव की चेतना का प्रसार किया जाए। लेकिन आज गांधी जी के विचार उन युवाओं के लिए कितने महत्वपूर्ण है, 3-4 मुख्य बिंदुओं पर बात मैं करना चाहूंगा। देखिए, आज आप युवाओं के, जो 21वीं सदी के युवा हैं, उनके पास में ज्ञान के अनंत स्रोत है। इंटरनेट सूचनाओं का खजाना है, जितनी सूचनाएं चाहिए उतनी ले लीजिए। बहुत ज्यादा सूचनाएं हैं, इतनी सूचनाएं कि हम एक नागरिक के तौर पर कौन सी सूचनाएं हमारे उपयोग की है वो ढूंढना ऐसे हो गया है जैसे कूड़े के ढेर में से कुछ उपयोगी चीज आप निकालना चाहें। बहुत सूचनाएं, इतनी सूचनाओं के बावजूद एक बहुत बड़ी सीमा है, या सूचनाओं के अतिरेक की वजह से एक बहुत बड़ी सीमा यह है कि हमारे युवा अपने परिवेश को नहीं जानते, उसके बारे में बहुत कम जानते हैं। क्योंकि मैं जहाँ पढ़ाता हूँ वहाँ पर देश के अलग अलग राज्यों से विद्यार्थी आते हैं, ऐसे भी सामाजिक कार्यक्रमों में भी लोगों से मिलना जुलना, युवाओं से मिलना जुलना होता ही रहता है। आप उनसे जिस परिवेश में वो रहते हैं उसी के बारे में पूछिए, वो नहीं बता पाएंगे। बहुत सारी बातें उसके बारे में नहीं बता पाएंगे। कई लोगों को तो ये भी नहीं पता कि वो जहाँ पर रहते हैं वो कौन सा जिला है, कौन सा तालुका है या ब्लॉक है, तहसील है, उसमें कौन सी समस्याएं, कितनी नदियां हैं, कितनी नहरें हैं, कितने तालाब हैं, कितने तरह के पेड़ मिलते हैं, कितने समुदायों के लोग रहते हैं, उनकी समस्याएं क्या है। आप युवाओं से बात करें, उनके पास सूचनाएं अनंत हैं, सूचनाओं के स्रोत अनंत हैं, लेकिन हम अपने परिवेश के बारे में कुछ नहीं जानते। और उस कुछ न जानने का परिणाम ये होता है कि हमारा सोच विचार किसी एक दिशा में चला जाता है। हम किसी संगठन से जुड़ गए तो उस संगठन के हम
पीछे चलने लगते हैं, संगठन से नहीं जुड़े तो अपने जाति समुदाय के पीछे चलने लगते हैं, उसको डिफेंड करते हैं हर जगह, या अपने इलाके को डिफेंड करते हैं, उसके पक्ष में खड़े होते हैं। इससे परिणाम क्या होता है कि युवाओं के अंदर आप देखेंगे, जो मैं महसूस करता हूं, कि एक समावेशीपन का अभाव है। इंक्लूसिवनेस नहीं है। वो किसी एक चीज से एसोसिएट करते हैं खुद को, बाकी चीजों के बारे में नहीं जानते। आप सोचिए कि अब गांधी जी को यहां पर आप लेकर के आइए, ये आज के युवाओं की हालत नहीं है, ये हमेशा से रही है। गांधी जी जब राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन में आए, उस वक्त राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन मुख्य तौर पर जमींदारों और पूंजीपतियों के हाथ में था। क्या जानते थे वो लोग? जो स्वाधीनता आंदोलन चला रहे थे वो जानते थे कि हमारे रजवाड़े, हमारी जो संसाधन है वो छिन गए हैं, ये अंग्रेजों से इसलिए लड़ाई लड़नी। तो गांधी जी को लगा कि ये विजन, ये सोच बहुत अधूरी और एकांगी है। क्या करना है? तो गांधी जी ने सबसे पहले लोगों को उस राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन से जोड़ा जो असली भारत था, जिस भारत में गरीब रहते थे, जिसमें किसान हैं, महिलाएं, दलित, आदिवासी, उन सब तक लेकर के गए गांधी जी राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन को, जमींदारों और पूंजीपतियों से निकाल करके, और उसमें एक समावेशीपन लेकर के आए, इंक्लूसिवनेस, जो कि आज के भारत की भी बहुत बड़ी आवश्यकता है, आज के युवाओं की बहुत बड़ी आवश्यकता है कि उनकी सोच में, उनके चिंतन में ये इंक्लूसिवनेस आए, समावेशीपन आए, जिससे वो जाति के आधार पर, समुदाय के आधार पर, जेंडर के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, भाषा के आधार पर जो दूसरे के बारे में पूर्वाग्रह जिन लोगों के दिमागों में है, उन पूर्वाग्रहों से वो मुक्त हो पाए और एक बेहतर भारत का निर्माण कर पाए। वो समावेशीपन, उसका एक गांधी जी के चिंतन का ऐसा बिंदु है कि जो युवाओं के लिए बहुत दरकार है, उसको युवाओं को समझने की। ये भारत वो नहीं है सिर्फ जो आप जो फेसबुक पर देख रहे हैं, सिर्फ उतना ही भारत नहीं है। जो किसी न्यूज चैनल में आपको दिखाया जा रहा है, सिर्फ उतना ही भारत नहीं है। जिस भारत के बारे में आप किताबों में पढ़ाया जा रहा है, सिर्फ उतना ही भारत नहीं है। जिस भारत की बात नेता करते हैं, सिर्फ उतना ही भारत नहीं है। भारत बहुविध है, बहुत सारी विविधताओं वाला देश है। उसको संपूर्णता में देखना और समझना होगा। और गांधी जी 21वीं सदी के युवाओं की इस दिशा में मदद करने के लिए हमेशा तत्पर और तैयार खड़े दिखाई पड़ते हैं। एक चीज जो आज के युवाओं में आपको बहुतायत दिखाई पड़ेगी, एक अजीब तरह का डिप्रेशन, एक निराशा का भाव है युवाओं के अंदर। आप जयपुर चले जाइए, खासतौर पर जो तैयारी करने वाली जगह हैं, जहाँ पे 21वीं सदी के युवा रहते हैं, पढ़ाई करते हैं, तैयारी करते हैं, निराशा है। निराशा क्यों है? पूंजीवाद ने क्या किया है कि प्रकृति का नियम है कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। यानी किसी चीज की हमको जरूरत होती है और हम उसका निर्माण कर लेते हैं। हमें लगा कि ये खेत से पानी
कुएं से पानी खेत तक पहुंचाना है तो हमने उसके लिए एक रास्ता बना दिया और वहां तक पानी पहुंच गया। या इसी तरह से कुछ भी हमें लगा कि अच्छा घर में रहने पर मच्छर काटते हैं तो चलो जाली बना देते हैं, खिड़कियों में जाली लगनी चाहिए इससे घर के अंदर मच्छर ना आए। पहले मच्छर नहीं थे तो जाली की आवश्यकता नहीं थी, कीचड़ हुआ तो मच्छर हुए तो जाली। यानी आप जीवन के हर क्षेत्र में देख लीजिए, कोई चीज की हमको आवश्यकता होती है, जरूरत होती है तो हम उसका आविष्कार करते हैं, ये प्रकृति का नियम। लेकिन पूंजीवाद इससे एक अलग नियम लेकर के आया। पूंजीवाद क्या करता है, पहले चीजों का आविष्कार करता है, फिर आपको जरूरत पैदा करता है। आपके पास में फोन है, अच्छा खासा मोबाइल फोन है आपके पास में, लेकिन नहीं, आपके पास में 8 GB रैम वाला होना चाहिए, 64 मेगापिक्सल वाला होना चाहिए। किसी को लगेगा उसके पास तो आईफोन ही होना चाहिए, उससे कम में बात नहीं बनती। यानी पहले आपको उत्पाद लेकर के आया, फिर उसकी जरूरत महसूस कराई कि आपके पास ये नहीं है तो कुछ भी नहीं। इंटरनेट नहीं है हाई स्पीड का। देखिए आज पेंडेमिक के दौर में, इस महामारी के दौर में कितने सारे बच्चे ऑनलाइन कक्षाएं नहीं कर पा रहे क्योंकि उनके पास अच्छे इंटरनेट नहीं है, उनके पास स्मार्टफोन नहीं है। जीवन के हर क्षेत्र में देखिए, मोबाइल फोन एक उदाहरण है। आपको इतने सारे प्रोडक्ट मिलेंगे जिनकी आपको जरूरत नहीं है, लेकिन पूंजीवाद कहेगा आपको, पूंजीवाद यानी जो विज्ञापन है वहां पर जो आपके पड़ोसी हैं, आपके परिवार के लोग हैं, वो कहेंगे ये चीज तो ले लेनी चाहिए, जरूरत नहीं है आपको, ले लेनी चाहिए। कई बार आप देखेंगे स्टेटस के लिए भी, जैसे दिल्ली जैसे महानगर की आप बात करें, यहाँ पर मेट्रो है, बसें हैं, सरकारी बसें हैं, प्राइवेट बसें हैं, हर टैक्सी है, ऑटो रिक्शा है, हर तरह का यातायात के साधन आपको उपलब्ध है। खासतौर पर जो आप मुख्य इलाकों में जुड़े हुए हैं, कोई भी इलाका यातायात से कटा हुआ नहीं। कोई दूर दराज की बात हो तो अलग बात, लेकिन कार चाहिए, और कार भी फिर कौन सा मॉडल, दिखानी भी तो है सबको। ये पूंजीवाद की विशेषता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि हमारी अपरिमित असीमित आकांक्षाएं पैदा होती है हमारे पास। जब वे आकांक्षाएं पूरी नहीं होती तो जाहिर सी बात है कि हमें निराशा होती है। मैंने सोचा कि मेरे पास ये कार होनी चाहिए, इस जगह पर मेरा घर होना चाहिए, मैं कोशिश कर रहा हूं उसके लिए, नहीं कर पाती क्योंकि सीमित आय। या हर बच्चे को टॉपर बनाने के लिए माँ बाप लगे रहते हैं, हर बच्चा कैसे टॉपर हो सकता है? ये असीमित आकांक्षाएं, और जब वो पूरी नहीं होगी तो निराशा होगी, और इसमें जो निराशा होगी तो उसका परिणाम क्या होगा? मनोविकार होंगे। वो युवा जिनकी आकांक्षाएं पूरी नहीं हो पा रही, वे युवा आत्मघाती हो गए, वे युवा हिंसक भीड़ में तब्दील हो गए हैं। आपने सुना होगा कि ऐसी वारदात होती है कि कोई व्यक्ति को सस्पेक्ट मान करके उसको संदेह के दायरे में ला करके एक भीड़ आती है, उसको मार देती है। कई जगहों पर घटना हुई है, और मैं कहूंगा कि हर पार्टी की सरकार जहां पर अलग अलग पार्टियों की, सिर्फ एक पार्टी की बात नहीं है, हर जगह पर घटनाएं हो रही है। क्यों घटनाएं हो रही है? हाँ, पहले भी होती थी घटनाएं, मीडिया इस तरह से प्रस्तुत करता है कि पहली बार ऐसा हो रहा है, नहीं, पहले भी होती थी। लेकिन पहले हम कह सकते हैं कि हम थोड़े से पिछड़े हुए थे, अशिक्षित थे, लेकिन अब तो हम ये क्लेम करते हैं हमारी साक्षरता की दर यहाँ पर पहुंच चुकी है। हम दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में शामिल, अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हैं।
एक मजबूत राष्ट्र के तौर पर उभर रहे हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। और आज भी अगर हम किसी को संदेह के आधार पर, हमको तो किसी का जुर्म अगर प्रमाणित हो चुका है तब भी मारने का अधिकार नहीं, लेकिन हम संदेह के आधार पर घेर करके मार देते। ये जो हिंसक व्यवहार, आत्मघाती प्रवृत्ति, ये उसी निराशा से उपजी है जब आपकी आकांक्षाएं, आपके सपने पूरे नहीं होते, जो हो भी नहीं सकते आपके, क्योंकि आपकी आकांक्षाएं बढ़ती रहेंगी, वो पूरे नहीं हो सकते कभी। तो गांधी जी ऐसे वक्त में हमें याद आते हैं कि वो युवाओं के अंदर एक सकारात्मकता और सक्रियता और उसके माध्यम से नैतिक विकास, उस पर वो बल देते थे और उस नैतिक विकास के रास्ते राष्ट्र निर्माण से उनको जोड़ना चाहते थे। जोड़ा भी उन्होंने। आज की युवा से किसी से आप बात कर लीजिए जो आपको, जिनके बारे में मैं कह रहा हूं कि जो आत्मघाती और हिंसक हो चुके हैं, उनसे बात कीजिए, वो नहीं जानते राष्ट्र क्या है। वो किसी एक पार्टी के लिए ऐसा कर सकते हैं, एक नेता के लिए कर सकते हैं, अपनी जाति के लिए कर सकते हैं, धर्म के लिए कर सकते हैं, लेकिन राष्ट्र को नहीं जानते। उनमें से मुझे लगता नहीं कि किसी को बॉर्डर पर लड़ने के लिए भेजेंगे तो वहां जाना चाहेगा। मुझे लगता नहीं कि गरीबों की मदद करने के लिए, क्योंकि राष्ट्र वो नहीं है जो एक ज्योग्राफी सिर्फ नहीं है राष्ट्र की, एक भौगोलिक सीमा की, यहाँ से अच्छा लेह लद्दाख से लेकर के और कन्याकुमारी तक ये भारत का एक भूगोल है। इधर कच्छ के रण से लेकर के और नागालैंड तक और मिजोरम तक, वहां तक ये भारत का भूगोल है। सिर्फ इतना नहीं है राष्ट्र। राष्ट्र इस भूभाग में रहने वाले लोग भी हैं, उन लोगों की संस्कृति, उन लोगों के सुख दुख, उनकी भाषाएं, नदी, पहाड़, जंगल, सब कुछ राष्ट्र है। अब इनके लिए काम, वहां तो किसी ने कि सामने वाला भारत माता की जय बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है, इसी पे पूरा राष्ट्रवाद केंद्रित हो गया है। जबकि राष्ट्र की अवधारणा बहुत व्यापक है। वो गांधी जी अगर आज के समय में होते, या लोग गांधी जी से संवाद करें, उनको पढ़ें, तो वो हमें ये दिशा देंगे कि हमें इस राष्ट्र के निर्माण में अपनी भूमिका तय करनी है। और जब हम सकारात्मक होंगे, सक्रिय होंगे और राष्ट्र के बारे में सोचेंगे, तो निश्चित तौर पर हम हिंसक और आत्मघाती नहीं होंगे। गांधी जी की किताब है हिंद स्वराज नाम से, छोटी सी किताब, सभी को पढ़नी चाहिए। कुछ लोगों को लग सकता है कि वो किताब आज बहुत ही आउटडेटेड हो चुकी है। गांव, खासतौर पर जो नए विचार है, वो ये मानते हैं कि गांव तो शोषण का केंद्र है, ग्राम व्यवस्था या समूह व्यवस्था, ये सब में व्यक्तियों का शोषण होता है, ऐसा कुछ लोग मानते हैं, जो एक सीमा तक सच भी हो सकता है। लेकिन जो विकास का दूसरा मॉडल हमने अपनाया, हिंद स्वराज तो हमने रिजेक्ट कर दिया, विकास का दूसरा मॉडल हमने अपनाया जिसमें हमने वेस्टर्न मॉडर्निज्म को अपनाया, पाश्चात्य आधुनिकता। हम उनके ढंग से ही अपना विकास करना चाह रहे हैं, जैसे वो पश्चिम के, यूरोप के, अमेरिका के देश चल रहे हैं, उसी तरह से हम विकास करने की कोशिश कर रहे हैं। हम भी वैसे ही जीवन चाहते हैं, वैसे ही मूल्य अपने जीवन में अपना रहे हैं। तो गांधी जी कहा करते थे, उनकी स्पष्ट मान्यता थी कि जो पश्चिमी आधुनिकता है, ये हमारे समाज के लिए बहुत उपयोगी नहीं है, खासतौर पर हमारे युवाओं के लिए, क्योंकि ये युवाओं को अकेलेपन की ओर धकेलेगी। आप देखेंगे कि
गांधी जी की कही हुई बात आज सच साबित हो रही है। हर कोई मॉडर्न है, किसी भी युवा से बात कीजिए, मॉडर्न है, आधुनिक विचारों में पता नहीं कितने आधुनिकता के बारे में भी लोग कम जानते हैं। कई लोग समझते हैं कि इस तरह के कपड़े पहन लो तो आधुनिक हो जाएंगे, इस तरह का फोन रख लो तो आधुनिक माने जाएंगे, या ये वाली गाड़ी हमारे पास होगी तो आधुनिक माने जाएंगे, इस कॉलोनी में घर होगा तो आधुनिक माने जाएंगे। लेकिन आधुनिकता ये सब कुछ नहीं है। आप मैं जानता हूँ कि ज्यादातर लोग प्राध्यापक हैं, तो सब जानते हैं कि आधुनिकता का संबंध दिखाने से ज्यादा विचार से है। जब आस्था की जगह तर्क प्रधान हो जाए, कार्य कारण संबंध की पड़ताल करने लगे हम, और निश्चित तौर पर इसके लिए भौतिक परिस्थितियां जिम्मेदार होती हैं, तो वो आधुनिकता के बारे में लोग नहीं जानते, बस खुद को आधुनिक मानते हैं। अब वो आधुनिक किस दिशा में हुए कि उनके लिए अब एक प्राइवेसी हो गई है, एक निजी क्षेत्र है सब, हर किसी का, जिसमें आप प्रवेश नहीं कर सकते। वो आपके अपने बच्चे हो सकते हैं, आप देखेंगे अब शुरू हो गया है, होगा और ज्यादा। जैसे मैं तो बाहर भी पढ़ा के आया हूँ, तो हर यूथ का, हर युवा का जो 18 साल का हो गया, उसका एक अलग दुनिया है, जिसमें उसके माँ बाप के लिए कोई जगह नहीं, जिसमें उसको सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी कोई उसके ऊपर नहीं, बस आजाद है। फिर कुछ लोग उनमें से होंगे कि जो कहेंगे कि नहीं, हम सामाजिक जिम्मेदारी भी मानते हैं। तो उनकी सामाजिक जिम्मेदारी कहाँ है? वो व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाते हैं, फेसबुक पे ग्रुप बनाते हैं, इंस्टाग्राम पे लोगों से जुड़ते हैं, ट्विटर पे जुड़ते हैं, और वो मानते हैं कि हम सामाजिक रूप से बहुत सक्रिय हैं। आज के युवाओं की दुनिया ऐसा लगता है कि मोबाइल तक सिमट गई। आप किसी खाली जगह पर, आप बस स्टेशन पर, सार्वजनिक जगहों पर आप जाके देखिए, आप देखेंगे कि हर कोई मोबाइल में लगा हुआ है। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, कॉलेज, चाय की दुकान, और ये, लेकिन आपस में पड़ोसी से बात करने, पड़ोसी को जानते भी नहीं। तो गांधी जी जिस तरफ इशारा कर रहे थे कि पश्चिमी आधुनिकता हमारे युवाओं को अकेलेपन की तरफ धकेलेगी, वो आज हो चुका है। अगर सब इस तरह से सोचेंगे तो समाज का, राष्ट्र का निर्माण कैसे होगा? गांधी जी की चिंता यह थी कि हम समाज और राष्ट्र से कैसे जुड़ेंगे। अगर हम आत्म पर केंद्रित हो जाएंगे, इतनी ज्यादा प्राइवेसी गांधी जी चाहते तो वो भी अपने लिए प्राइवेसी की मांग करते कि मैं तो अकेले रहना चाहता हूँ, अकेले अपना विकास, मैंने तो बाहर से पढ़ाई की है वकालत करके। उनकी भी महत्वाकांक्षाएं हो सकती थी, वो तो भारत के कानून मंत्री बन जाते पहले अंग्रेजों के जमाने में। लेकिन हम सबकी सामाजिक और राष्ट्र के प्रति भी जिम्मेदारियां हैं। जो अपनी नौकरी या अपनी महत्वाकांक्षाओं तक युवा सीमित होते जा रहे हैं, आप देखेंगे कि भाई किसी की परीक्षा दी किसी ने, उस परीक्षा का रिजल्ट नहीं आया, और क्योंकि उसका खुद का उससे काम अटका हुआ है, तो उसके लिए युवा आवाज उठाएगा। लेकिन जो दूसरे और हजारों लाखों युवा फंसे हुए हैं किन्हीं समस्याओं में, उनके लिए कभी आवाज नहीं उठाएगा। जिस गांव में वो रहते हैं, सोशल मीडिया पे बहुत सारे मिशन चलते हैं, ये बहुत क्रांति की बातें होती हैं, लेकिन जिस गांव में आप रह रहे हो, जो आपका पड़ोस में किसी के साथ अत्याचार हो रहा है, आपके घर में किसी के साथ अत्याचार हो रहा है, उस पे नहीं बोलेंगे। यानी एक नए तरह की सामाजिकता आई है, जो सामाजिकता के साथ, जो वास्तविक सामाजिकता के साथ एक छलावास है, एक भ्रम का निर्माण करती है, छद्म का निर्माण करती है। ऐसे में हमको गांधी जी बार बार याद आते हैं, जो सबको जोड़े रखने के पक्षधर थे और हमारी सामाजिक जिम्मेदारियों को हमें बार बार याद दिलाते रहते।
उनके अनशन, आप सोचिए कि आज की युवा अगर इमेजिन करके देखे, कोई व्यक्ति जीवन में बार बार ऐसे 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन के अनशन कैसे कर सकता है? और किस चीज के लिए? अपने प्रमोशन के लिए? नहीं। कोई किसी को नीचा दिखाने के लिए? नहीं। व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के लिए? नहीं। सामाजिक मुद्दों के लिए, सामाजिक अधिकारों के लिए, राष्ट्र के उत्थान के लिए। वो गांधी जी के अनशन, आंदोलन, त्याग, उनसे युवा बहुत कुछ सीख सकते हैं। खासतौर पर जो एक चीज मुझे बहुत अपील करती है, जब भी गांधी जी के बारे में पढ़ता हूँ, गांधी जी खुद को पढ़ता हूँ, उनके बारे में फिल्म देखता हूँ, कि हमारे अंदर सहनशीलता की कितनी कमी हो गई कि हम जरा सी बात कुछ हो तो हम एकदम असहनशीलता का परिचय देते हैं और तुरंत रिएक्ट करते हैं। आप सोचिए किसी चीज का आप विरोध कर रहे हैं और विरोध करते हुए लाइन से खड़े होकर गांधी जी के और उनके साथ के लोग लाठियां खा रहे हैं। तो वो हमारे 21वीं सदी के युवाओं के एक बहुत अच्छे मार्गदर्शक हो सकते हैं। लेकिन जरूरत आज इस बात की है, उनके बहुत सारे पहलू हैं, लेकिन एक समापन ये सत्र है और मुझे कहा गया 15-20 मिनट बोलिए, तो मैं कंक्लूड करता हूँ कि आज जरूरत इस बात की है कि गांधी जी को नए सिरे से पढ़ने और उनके व्यक्तित्व को, जो उनका व्यक्तित्व तो अपना आप है ही, लेकिन उसको नए सिरे से गढ़ने की भी जरूरत है। गढ़ने से तात्पर्य है कि जो उनका एक स्टीरियोटाइप बना दिया गया है, एक बुजुर्ग है जिसके हाथ में लाठी है और जो बस चल रहा है, क्या चीज के लिए चल रहा है, कोई एक स्टीरियोटाइप उनकी छवि बन गई है। तो लगता है कि युवा क्या प्रेरणा लेंगे उनसे। तो मेरे ख्याल से उस छवि से उनको निकाल करके जो उनके सक्रियता के वर्ष हैं, जिसमें युवाओं को वो सामाजिक बदलाव का माध्यम मानते हैं, तो हम नए सिरे से पढ़ेंगे, निश्चित तौर पर नए सिरे से गढ़ेंगे भी गांधी को, और आने वाली पीढ़ियों को हम हस्तांतरित करेंगे। जैसे नए सिरे से गढ़ने के क्या तरीके हो सकते हैं? एक फिल्म आई थी, लगे रहो मुन्ना भाई, उसमें एक नए सिरे से गढ़ने की कोशिश की गांधी ने कि हाँ, ऐसा नहीं है कि जो खुद को सदाचारी मानते हैं और बड़े सात्विक मानते हैं उनके लिए गांधी जी उपयोगी हो सकते हैं, जो किसी गलत कार्य में लगे हुए हैं उनके लिए भी गांधी जी बड़े उपयोगी हो सकते हैं, उनके जीवन को बदल सकते हैं। इसके लिए हमको एक जो स्टीरियोटाइप उनके बारे में ये है, जो कोई भी कहता हुआ आपको मिल जाएगा, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। मेरे ख्याल से इसको थोड़ा हमें बदलने की जरूरत है। मेरे गुरु प्रोफेसर पुरुषोत्तम अग्रवाल कहते हैं, मजबूरी का नहीं, मजबूती का नाम महात्मा गांधी। वो मजबूती क्या है? वो इससे बड़ी मजबूती क्या होगी कि आप 20 दिन तक भूखे हैं, कोई जन अधिकार की किसी मांग को लेकर के। इससे बड़ी मजबूती क्या होगी कि आप लाठी खा रहे हैं और जवाब नहीं दे रहे। अपने नैतिक रास्ते पर खड़े रहने की मजबूती, सत्य के साथ खड़े रहने की मजबूती। मजबूती सिर्फ मसल पावर से नहीं आती, मनी पावर से नहीं आती। मजबूती का संबंध नैतिकता और साहस से भी। मेरे ख्याल से 21वीं सदी के युवाओं के लिए गांधी जी बड़े उपयोगी हो सकते हैं। हाँ, कुछ बातें उनकी अप्रासंगिक, अनुपयोगी हो सकती हैं, उन बातों को आप छांट दीजिए, लेकिन फिर भी 21वीं सदी के युवा जो
बड़े भटकाव की स्थिति में, निराशा की स्थिति में हैं, उनके लिए गांधी जी निश्चित तौर पर बहुत उपयोगी हो सकते हैं, एक अच्छे मार्गदर्शक हो सकते हैं उनके बेहतर भविष्य के लिए, उनके जीवन निर्माण के लिए। आप सब लोगों ने मुझे सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे गंगा साई जी मीणा, जो कि जेएनयू में प्रोफेसर हैं। उन्होंने बखूबी बताया कि आधुनिकता विचारों में आनी चाहिए, जीवन शैली में नहीं। समय की कमी को देखते हुए अब मैं हमारे विशेष अतिथि डॉक्टर भरतलाल जी मीणा के परिचय के लिए मैं हमारे एनएसएस अधिकारी डॉक्टर बीएल आर्य जी से अनुरोध करता हूं कि वो परिचय दें और उद्बोधन के लिए उन्हें आमंत्रित करें। डॉक्टर बीएल आर्य जी। नमस्ते सर। राष्ट्रीय सेवा योजना द्वारा आयोजित एक दिवसीय वेबिनार के विशिष्ट अतिथि के रूप में समादृत आदरणीय डॉक्टर भरत मीणा जी का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। डॉक्टर भरत मीणा जी का परिचय देना